आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको डॉक्टर्स बहुत ही रेयर बताते हैं। अगर कोई रिलेटिव ही है आपका डॉक्टर तो वो भले ही बता दे, लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी डॉक्टर के पास या किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, आपका 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 1 से लेकर 9 मंथ के बीच में कोई सा भी टाइम चल रहा है, या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है, या इसके अलावा आप नवविवाहित हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम कंसीव करने की सोच रहे हैं, ये उन सारी लेडीज़, उन सारे दंपतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहें। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अगर ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर कई बार देखा गया है कि हमारी ईडीडी जो डॉक्टर हम जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो डॉक्टर हमें ईडीडी देता है, जिसको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बोला जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको अनुमानित प्रसव तिथि बोला जाता है। वो डॉक्टर आपकी जो लास्ट वाली पीरियड आया होता है उसके फर्स्ट डेट से काउंट करने के बाद आपको ईडीडी देता है, और दी गई ईडीडी के पहले ही 80% डिलीवरीज हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ईडीडी तक भी आपकी डिलीवरी नहीं होती है। कई केस में तो ऐसा होता है कि ईडीडी वाले दिन ही आपकी डिलीवरी होती है। और कई बार ईडीडी, सपोज दैट आज की डेट की ईडीडी है और आपको आज की डेट में आपके शरीर में कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा है जिससे कि आप जान सके कि आपकी आज डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और अगर ऐसी अवस्था में आज का दिन पूरा निकल जाए तो फिर जो आने वाला नेक्स्ट डे होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता से भरा हुआ होगा। काफ़ी ज़्यादा आप उस समय परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में आप ईडीडी क्रॉस होने के एक दिन बाद भी अगर आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं या फिर आप किसी भी डॉक्टर से मिलते हैं तो 95% चांस होते हैं कि वो डॉक्टर आपको सिजेरियन के लिए बोलेगा। वो आपको बताएगा कि आपका बेबी जो पहले की अपेक्षा है वो सुस्त हो गया है, उसकी मूवमेंट्स कम हो गई हैं, बेबी ने गर्भनाल फंसा ली है, बेबी ने पॉटी कर दी है, एक्स्ट्रा वो आपको ऐसे सारे सिम्टम्स बताएगा जिससे कि आपको सिजेरियन करवाना पड़े। मैं अगर सिजेरियन की बात करूं तो कम से कम 60 से 70% डिलीवरीज जो होती हैं वो सिजेरियन होती हैं। क्या इतनी सारी जो डिलीवरीज होती हैं सिजेरियन, उनमें सब में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? सिजेरियन डिलीवरी के लिए तभी कहा गया है जब माँ या बच्चे में किसी एक को खतरा हो या फिर दोनों को खतरा हो, ऐसी स्थिति में ही सिजेरियन किया जाता है। बट क्या आज की स्ट्रेंथ में जितनी सारी डिलीवरीज सिजेरियन होती हैं, क्या उन सारी डिलीवरीज में सिजेरियन की आवश्यकता होती है? ऐसा नहीं है। तो फाइनली जब आपको डॉक्टर बताएगा आपके बेबी की मूवमेंट्स कम है, बेबी सुस्त है, बेबी ने पॉटी कर दी है, बेबी ने गर्भनाल फंसा ली है, बेबी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू बताएगा तो आप ऐसी स्थिति में परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपने उसको 1 से लेकर 9 मंथ तक कैसे उसको रखा है वो आप ही समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने बेबी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप डॉक्टर की बात मान लेते हैं। आप आसानी से सीजर के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं सारी डिलीवरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारी प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रही हूँ कि सारी प्रेगनेंसी ऐसी स्थिति में नॉर्मल ही होती है। कई बार ऐसा हो भी सकता है कि आपका बेबी सुस्त हो या फिर बेबी ने गर्भनाल फंसा ली हो या बेबी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो। ऐसी स्थिति में आपको खुद से महसूस करना है। अगर 12 घंटे के बीच में आपको 10 से ज़्यादा या फिर 10 मूवमेंट आपको अपनी बेबी की महसूस हो रही हैं तो ये नॉर्मल है। आज मैं उन सारे लोगों को बताने वाली हूँ जिनको अपने कंसीव करने की डेट कंफर्म होती है, जो डॉक्टर की ईडीडी देते हैं वो नहीं। आपको वो डेट अगर याद है जिस डेट में आपने कंसीव किया है, जिस डेट में आपने रिलेशन बनाया है, तो उस दिन से लेके आपको 270 दिन यानी 9 मंथ तक आपको खुद से वेट करना है। भले ही इस बीच में आपकी ईडीडी निकल जाए, आपको परेशान नहीं होना है। मैं फिर से नोटिस करा दूं, मैं ये बात उन सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको अपने कंसीव करने की एग्जैक्टली डेट पता होती है। उनको उस एग्जैक्टली डेट से 270 दिन तक वेट करना है। अगर इस बीच में आपको लेबर पेन नहीं आए हैं
तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं लेनी है, सिर्फ आपको अपनी बेबी की मूवमेंट्स पर ध्यान देना है। अगर ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर सीजर के लिए बोलता है तो आप खुद से एक बार महसूस करें कि क्या सही में आपको सीजर की आवश्यकता है इस टाइम पर, या आपके बेबी को इस टाइम पर वाकई में खतरा है। आप खुद से महसूस करें, एक उचित डॉक्टर का चयन करें। मान लीजिए आपकी जो ईडीडी थी वो क्रॉस होने के बाद आपको अभी रियल लेबर पेन नहीं स्टार्ट हुए हैं और उससे पहले ही आपको वाटर ब्रेक हो गया है। आपको बोला जाता है कि आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। हालांकि आप ऐसा कर भी सकते हैं, मैं पर्सनली आपको नहीं कहूँगी कि आप उस टाइम पर डॉक्टर से ना मिलें। आपको अपने गायनिक से ज़रूर से इस टाइम पर मिलना है, आप अपने डॉक्टर से मिलें। लेकिन जो मैं आपको नोटिस कराना चाहती हूँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि अगर उस टाइम पर आपको पेन नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल लाइट से पेन आ रहे हैं, बिल्कुल हल्के से दर्द आपको महसूस हो रहे हैं, रियल लेबर पेन अभी आपका शुरू नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं तो हो सकता है वो आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन लेने के लिए बोल दें। तो आपको वाटर ब्रेक होने के तुरंत बाद ऐसा नहीं करना है, आपको रियल लेबर पेन का वेट करना है। कई बार डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं कि आप आर्टिफिशियल लेबर पेन ले लो, आपका बेबी बॉर्न हो जाएगा, और कई बार ऐसा नहीं होता है। जब आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन दिया जाता है तो आपको हल्की सी मरोड़ आती है, दर्द महसूस होता है। उस स्थिति में डॉक्टर आपसे कहता है कि आप टहलो, उकड़ू पोज में बैठो, आप पुश करो, और यही सब आप करते हैं क्योंकि आपकी डॉक्टर ने बोला है तो आपको करना तो है। तो आप ये सारा करते करते हो सकता है कई बार आपको रियल पेन स्टार्ट ही ना हो और आप अपनी पूरी जो एनर्जी हो वो लॉस कर दें। आपको जब रियल लेबर पेन आए तो हो सकता है उस टाइम पर आपको उठ के पुश करने तक की भी एनर्जी ना हो, तो आपको ये नहीं करना है। आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन तुरंत से नहीं लेना है और आपको हल्के से दर्द आने पर उठ के कोई एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, पुश भी नहीं करना है। आपको जब रियल लेबर पेन आएंगे तभी आपको पुश करना है, तभी आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। अगर हो सके तो जो आर्टिफिशियल लेबर पेन होता है, अगर दर्द नहीं आ रहे हैं तो आपको अलग से पेन लेने के बजाय आपको उस टाइम पर जो ताकत वाले इंजेक्शंस आते हैं आपको वो लेने हैं, और आपको बेटर डाइट लेनी है। आपको लिक्विड फूड लेते रहना है, आपको अपनी एनर्जी लॉस नहीं होने देना है। आप रेगुलर लिक्विड फूड लेते रहें। इसके बाद जब आपको रियल लेबर पेन आए तभी आपको पुश करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी मदद मिलती है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है वो एक सही डॉक्टर का होता है। सो आप एक सही डॉक्टर का चयन करें, एक उचित डॉक्टर से सलाह लें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। मैं अगर अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की बात करूं तो मेरे जो सारे पॉइंट्स थे, जो सारी जो ज़रूरतें होती हैं एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो सारा कुछ था। फिर भी मेरी एंड में सिजेरियन हुई, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे हम किसी और वीडियो में आपको डिस्कस ज़रूर करेंगे। एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो सारा कुछ ज़रूरी होता है वो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान था। कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी जिससे कि हमें सीजर करवाना पड़े। फिर भी लास्ट में कौन सी ऐसी एक फॉल्ट हुई, सिर्फ एक फॉल्ट की वजह से मेरी नॉर्मल ना होके सीजर हुई, मुझे अंत में सीजर करवाना पड़ा। मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ। आज का हमारा वीडियो स्टडी और खुद के एक्सपीरियंस से है, सो मैं आपको बता रही हूँ। मिलते हैं हम आपको एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।